हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लाए हैं फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस एनटी अभ्यास ऐप की मॉक टेस्ट की। तो सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ब्लॉक ए और बी जिनके मासेस m और 2m के बराबर है आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अमाउंट x एंड देन रिलीज्ड। तो आपको बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग कम्स टू इट्स नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग को x अमाउंट से स्ट्रेच कर दिया गया है। तो स्प्रिंग की मैं स्थिति आपको बताऊं, ये इसका मास है m और स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है x अमाउंट से और इसका मास है 2m। तो ये आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी kx के बराबर और स्प्रिंग इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही होगी kx के बराबर। स्मूथ सरफेस पर रखे गए हैं। ये इनिशियल है, इंस्टेंट इनिशियल मूवमेंट है हमारे पास। t बराबर 0 से टाइम मेजर करना स्टार्ट किया है। अब इसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया ऐसे खींच के। अब फोर्स इस तरफ है दोनों ब्लॉक के ऊपर, तो एक्सेलरेशन भी इनका इस तरफ होगा, वेलोसिटी भी इनकी इस तरफ ही होने वाली है। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब वापस से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाती है, यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0 के बराबर आ जाता है, तो बताइए इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी v1 के बराबर हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 के बराबर हो जाती है। वेलोसिटी का डायरेक्शन सबको समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। स्प्रिंग ने फोर्स लगाया है बट पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम 0 है पूरे सिस्टम का, बिकॉज दोनों ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हैं, 0 वेलोसिटी है, इज इक्वल टू मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइन का ध्यान रखें, थोड़ी इज्जत दें, m इंटू v1 प्लस 2m इंटू माइनस v2। तो यहां से आपको मिल जाता है v1 इज इक्वल टू 2v2। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहां से मिल जाती है। मैं यहां से यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ चुकी है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0 हो चुका है। तो इसे आप सॉल्व करें तो हाफ 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 सब उड़ा दीजिए, तो आपको मिलेगा के एक्स स्क्वायर और इसको रख दीजिए v1 की जगह 2v2। सो 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 6m v2 स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा। तो v2 स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से मिल जाती है आपको के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m के बराबर का अंडर रूट। सो v2 मिल चुका है तो v1 भी मिल जाएगा, v1 इज 2v2, सो इट्स 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m। अब आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है दोनों ब्लॉक्स की। देखिए दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड होगी v1 प्लस v2। तो आपको यहां से मिल जाएगी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 2 इंटू दिस ब्रैकेट, ये अंडर रूट है, ये 1 इंटू अंडर रूट है, सो टोटल हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m। x को बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज x स्क्वायर है, बाहर होके x हो जाएगा, 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 बन जाएगा। सो इट्स 9k अपॉन 6m x स्क्वायर। 3 से काट दीजिए इसको, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3k बाय 2m, यहाँ मिल जाएगा आपको x का अंडर रूट। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। तो बहुत ही क्लासिक है ये और सिंपल एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है, एक लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन। 2 इक्वेशन से आपने इसको सॉल्व कर लिया, 3 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है। ओके, गलती कोई नहीं हो सकती, इसमें कुछ भी गलती नहीं हो सकती है। आपको यदि आपने सीखा है तो कोई भी गलती का चांस यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए 3 इसे रेटिंग दिया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। इसमें दिया है अ मास ऑफ 2 किलोग्राम इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट। इफ वी वांट टू डबल द टेंशन देन द न्यू स्पीड शुड बी। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, इसको घुमा रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो कह सकता हूं टेंशन जो है वो होती है आपके पास m r ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू को चेंज करना है, टेंशन को डबल करना है। सो कह सकता हूं टेंशन का अंडर रूट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंशन डैश अपॉन ओमेगा डैश। ये आप रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले टेंशन मान लीजिए t के बराबर है, ओमेगा है 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ टी अंडर रूट ऑफ 2t डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश। सो रूट 2 से रूट टी गया, ओमेगा डैश आपको मिल जाता है 5 रूट 2 के बराबर, और रूट 2 होता है 1.4 के आसपास, तो 14.70 7 आपको मिल जाएगा आंसर। सो 7 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब कुछ लोग यदि डाउट है कि सर ये तो ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो देखिए बेटा, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेशियो लेना है ओमेगा का, तो आप फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी का रेशियो ले दिया है ओमेगा की जगह, तो भी सही है बिकॉज ये आपस में प्रोपोर्शनल है। तो सवाल को कितना दिया जाएगा, इस तरीके से करें सवाल तो 2 रेटिंग के लायक है, 2 रेटिंग के लायक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कि 2 कॉइल हैं जिनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है 5 × 10⁻³ सो म्यूचुअल इंडक्टेंस M is equals to 0.005 मिली हेनरी, सॉरी हेनरी ओनली, सो इट्स 5 × 10⁻³ हेनरी। आगे दिया है करंट चेंज होता है एक कॉइल में अकॉर्डिंग टू I is equals to I0 sin ओमेगा t। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF सेकंड कॉइल में कितनी होगी। तो सेकंड कॉइल से रिलेटेड सेकंड कॉइल के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होने वाला है, मैं लिख सकता हूं M × करंट इन द लूप नंबर 1। M दोनों कपल का होता है, करंट 1 में तो फ्लक्स 2 में, ये चेंज होगा। डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा आपको इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड d∅2/dt इज इक्वल टू M तो कांस्टेंट है di1/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे करंट को तो आपको मिलेगा यहां से M I0 × ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। अब इस EMF की वैल्यू आपको मैक्सिमम यदि फाइंड करनी है तो आपको इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये क्वांटिटी वेरिएबल cos ओमेगा t वेरिएबल है, और cos ओमेगा t की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 और मिनिमम मैग्नीट्यूड 0। तो मैक्सिमम वैल्यू यदि इस एक्सप्रेशन का निकालना है तो हमें सिर्फ इसको मैक्सिमाइज करना होगा बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। तो हमारे पास मिल जाता है कि इंड्यूस्ड EMF का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू M I0 ओमेगा मिशन इम्पॉसिबल ओमेगा। M की वैल्यू जो है वो 5 × 10⁻³ है, I0 इज 10, ओमेगा इज 100 पाई। सो 1 2 3 1 2 3, सो 5 पाई के बराबर आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 5 पाई। 5 पाई हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं, तो 3 आउट ऑफ 5 इसे दे सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 2-3 स्टेप इन्वॉल्व थे, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना इन्वॉल्व था, तो 3 इसे आप दे सकते हैं। वैसे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना टच किए आप इसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF जो है कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट देयर बी स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन with charge density varying as rho is equals to ρ0 r upon r। ये डेंसिटी का वेरिएशन आपको दिया है, चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन इज इक्वल्स टू ρ0 r अपॉन कैपिटल R अप टू r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी r की वैल्यू कैपिटल R से कम ही होनी चाहिए। और इनिशियल जो है फॉर r, अच्छा ठीक है, यानी कि जो चार्ज है सिर्फ कैपिटल R रीजन तक फैला हुआ है, यानी कि एक स्फीयर है ये, यानी कि एक स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है और उसके अंदर की चार्ज डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी है, बाहर कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसे सवाल IIT में आ चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे सवाल की ऐसे आपको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ऐसे कुछ दे दिया, फंक्शन दे दिया एक, तो बच्चे डर जाएंगे कुछ लोग तो। लेकिन ये सिंपली एक वेरिएबल डेंसिटी का स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है, बाहर चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्मॉल r डिस्टेंस पे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए स्मॉल r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। यहां से डिस्टेंस है स्मॉल r, तो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस यहां पे लेने वाला हूं। गॉसियन सरफेस में लूंगा, ये रही आपकी गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। और मैं ये भी कह सकता हूं बिकॉज सेंटर से हर एक पॉइंट की दूरी समान है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यहां पे सेम होने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि एरिया वेक्टर के साथ ये 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल भी 0 के बराबर है। तो मैं गॉस लॉ इस्तेमाल कर सकता हूं, E × 2 πr इज इक्वल टू Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन।
कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा ये वाला एक्सप्रेशन E इंटू 2πr, E इंटू 2πr। गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, E इंटू एरिया होना चाहिए, सो इट शुड बी E इंटू 4πr स्क्वायर, सॉरी माय बैड, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे को एम्पियर सर्किटल लॉ की याद आ जाती है कभी कभी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देता हूँ। अब ठीक है, E इंटू एरिया इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा अब टास्क क्या है कि हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज निकालना है। तो इस रीजन में चार्ज यदि निकालना है आपको, तो आप एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का जो है रेडियस x होगा, इसका विड्थ होगा dx के बराबर, और इसका छोटा सा चार्ज निकाला जाएगा कि इसका डेंसिटी है रो नॉट x अपॉन कैपिटल R, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 4πx स्क्वायर इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके स्मॉल r तक डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये q इनकी वैल्यू है और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ये कितना है E इंटू 4πr स्क्वायर के बराबर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो यहां जो जो टर्म्स आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए। तो रो नॉट r 4π ये बाहर निकालें तो आपको मिलेगा 4π रो नॉट अपॉन कैपिटल R, अंदर बचा है x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 4/4 और लिमिट है 0 से r, सो r रेज टू द पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 4πr स्क्वायर, इसको नीचे ले जाइए, 4πr स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। 4π से मर गया 4π, r स्क्वायर से 2 पावर चली गई, तो आपको आंसर मिल जाएगा r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, ये रो नॉट आ गया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलने वाली है रो नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है धड़ल्ले से, तो इसे टिक कर देंगे। सवाल को यदि कहें कितना मार्क्स मिलना चाहिए, सो ये अच्छा सवाल है, सो 4 आउट ऑफ 5 इसे दे सकते हैं, और ऐसे सवाल IIT में आ चुके हैं पहले। क्वेश्चन 13 में आपको दिया है, यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A is set up vertically with open ends. A liquid of mass capital M and density D is poured into it. The liquid column will oscillate with a period of. तो यहां आपसे पूछा गया है कि एक यूट्यूब है, यूट्यूब का मतलब सिर्फ यू शेप का ट्यूब है, यूट्यूब। तो यहां यूट्यूब में हमने एक लिक्विड भर दिया है, और लिक्विड आप भरेंगे तो आप समझ गए यहां पे कि दोनों साइड जो कॉलम की हाइट है वो बराबर होने वाली है। यदि मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कॉलम है दोनों, इन दोनों की हाइट जो है एक समान होने वाली है। तो मैं यदि कहूं कि ये जो आपके पास लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, वो यदि L/2 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो भी कितनी होने वाली है, L/2 के बराबर। L/2 टोटल कॉलम की लेंथ होने वाली है। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं लिक्विड को। यदि मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूं, डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है कि मैं यहां से लिक्विड को थोड़ा सा डिस्प्लेस नीचे की तरफ प्रेस कर देता हूं, तो क्या होगा, लिक्विड थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ, उसको नीचे की तरफ कर दिया है, अरे यस, लिक्विड को x डिस्टेंस नीचे हमने डिस्प्लेस कर दिया है। तो होगा क्या कि क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तो x हाइट लिक्विड ऊपर यहां पे चढ़ जाएगा। तो कह सकता हूं कि लिक्विड जो है x हाइट यहां पे ऊपर चढ़ जाएगा x। और अब मैं देखूं कि दोनों का जो करंट लेवल है वो इसके बराबर है, और ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड यहां पे आ चुका है, ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड यहां पे आ चुका है, ये इस रिमेनिंग लिक्विड के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स का काम क्या है कि वापस से इस पूरे लिक्विड कॉलम को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आना। तो जब भी मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं किसी एसएचएम के क्वेश्चन में, तो वहां पे मैं हमेशा ढूंढ रहा होता हूं रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क को, कि जो फोर्स, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो वापस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को इतने लिक्विड का वेट जो है, इतने लिक्विड के द्वारा लगाया हुआ फोर्स जो है, वो इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो इस लिक्विड का जो वेट है वो कितना आ जाएगा आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इसकी जो लेंथ है इतने वाले पार्ट की वो 2x के बराबर है,
और इसका डेंसिटी कितना है, d के बराबर है। सो d इंटू वॉल्यूम, सॉरी ये टोटल हो गया वॉल्यूम आपके पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया आपके पास पूरा, और इंटू g यहाँ पे आप लिख देंगे। तो इतना रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर लग रहा है पूरे कॉलम के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास dA 2dAg इंटू x। तो ये वाली जो क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा स्क्वायर बाय m। इसको एक्सेलरेशन लिख दो यार, इसको नीचे आ जाएगा आपके पास मास, और ये जो पूरी क्वांटिटी है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। सो 2dAg डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2dAg 2 डैग आपको ये मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2dAg ADG। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही मिल जाएगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे होंगे जो मैंने कराए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कॉमन चीज एसएचएम के क्वेश्चन में क्या होती है कि मैं रीस्टोरिंग फोर्सेस निकालता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो उसे वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में धकेलने की कोशिश कर रहा है। सो दैट रीस्टोरिंग फोर्स को मैं बराबर करता हूँ m ओमेगा स्क्वायर के, या वहां से जो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है उसको मैं ओमेगा स्क्वायर x के बराबर रख देता हूँ। तो वहां से ओमेगा निकाल लेता हूँ, ओमेगा से यदि फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 2 पाई ओमेगा अपॉन 2 पाई कर देंगे, और टाइम पीरियड पूछा है तो 2 पाई बाय ओमेगा कर देंगे। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है जो एसएचएम से रिलेटेड है। नंबर 15 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया है सिलेंड्रिकल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और हवा जो है उसके अंदर उसका प्रेशर है P1 के बराबर। एक 100 बबल रेडियस R का उस सिलेंडर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये सिलेंडर हो गया आपका जी, और सिलेंडर में पिस्टन लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एयर का प्रेशर P1 के बराबर है, यहाँ पे एक 100 बबल है, 100 बबल का रेडियस R के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि अंदर का जो प्रेशर है लेट्स से P इन के बराबर, तो अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर का जो डिफरेंस है वो होगा 4T डिवाइडेड बाय R, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहते हैं आगे सुनते जाइए कि रेडियस ऑफ 100 बबल इज टू बी रिड्यूस टू हाफ, हमें इस बबल का रेडियस आधा करना है। तो प्रेशर P2 टू विच एयर शुड बी कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो हमें बाहर का प्रेशर कितना घटा देना होगा जिससे क्या हो जाए, हमारा रेडियस आधा हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि फाइनल जो प्रेशर है P2 हो चुका है, और अंदर का प्रेशर जो है P इन डैश हो चुका है। सो P इन डैश माइनस P2 दिस इज इक्वल टू 4T अपॉन R बाई 2, आ जाएगा आपके पास 8T अपॉन R के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा है कि पूरा प्रोसेस जो किया है हमने ये आइसोथर्मली किया गया है, इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, जो गैस जो एयर बबल के अंदर ट्रैप है। तो यहां से पहले आप P इन निकालिए, यहां से कितना आ जाएगा P1 प्लस 4T बाय R के बराबर इनटू वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा आपके पास P2 प्लस 8T बाय R इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाद में 4/3 पाई R क्यूब बाय 8। तो इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो यहां देखिए 4/3 पाई R क्यूब से 4/3 पाई R क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा P1 प्लस 4T बाय R इज इक्वल टू P2 बाय 8 प्लस T बाय R। इसको इधर ले जाइए, कितना आ जाएगा आपके पास 3T बाय R, 3T बाय R, और यहाँ मिल जाएगा आपके पास P1, आ जाएगा आपके पास P2 बाय 8। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P2 की वैल्यू मिल जाएगी 8 टाइम्स P1 प्लस 24T बाय R। सो 8P1 प्लस 24T बाय R आपका आंसर जो है होने वाला है, सी ऑप्शन आपका सही आपको मिल जाएगा। ठीक, सवाल में कहें तो ठीक था सवाल, तो ये 4 मार्क्स इसे दे सकते हैं, 4 आउट ऑफ 5 इसे रेट किया जा सकता है। इसके बाद हम चलें अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है कि एक नैरो पैरेलल बीम है लाइट का, जो एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उस पे इंसिडेंट होता है। If the beam finally gets focused at a point situated at a distance 2 times radius from the center of the sphere, then find the value of n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सवाल देखिए कुछ इस तरीके से दिया है कि हमारे पास एक स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर, और ट्रांसपेरेंट स्फीयर में जो लाइट है पैरेलल बीम आके गिर रहा है, और वो अल्टीमेटली क्या होता है उसके साथ कि वो यहां से सेंटर से 2r डिस्टेंस दूरी पर
सेंटर से 2r डिस्टेंस दूर पर आके वो मिल रहा है। तो हमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा। तो इस सवाल में पहले समझिए कि हमारे पास बाहर है एयर, कुछ नहीं दिया है तो बाहर एयर मानना है, यहाँ ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। एक कर्व्ड बाउंड्री जो है यहां पर हमें मिल रही है और दूसरी कर्व्ड बाउंड्री जो है यहां से मिल रही है। ये कर्व्ड बाउंड्री एयर को और इस ग्लास को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, और ये वाली बाउंड्री ग्लास और एयर को सेपरेट कर रही है। तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से कराने हैं। पहले रिफ्रैक्शन इससे करवाना है, दूसरा रिफ्रैक्शन इससे करवाना है, और फाइनल इमेज जो है आपको यहां पर बनानी है। ये सवाल में आपको करना है। ऐसा करने पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सवाल की पता पड़ जाएगी। तो मैं धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व करने जा रहा हूं आपके सामने। सो हमारे पास है एक स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस जो है कितना है, कितना दिया है रेडियस, रेडियस नहीं दिया है, तो मैं मान लेता हूं कैपिटल आर के बराबर इसका रेडियस है। लाइट का बीम आ रहा है, मान लेता हूं लेफ्ट साइड से लाइट का बीम आ रहा है और इस वाली सरफेस पर आके टकरा रहा है। ये सरफेस का हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ओ हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहां कह सकता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n2/v - n1/u = n2 - n1/r के बराबर। तो यहां देखिए कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n डिवाइडेड बाय v पता नहीं कितना है, लेट्स से v1 के बराबर मान लेता हूं कि इमेज कहां बन रही है पहले रिफ्रैक्शन के बाद, -n2/u, u कितना है इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू n2 - n1 डिवाइडेड बाय r। r जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, यहां लिखेंगे आप r, यहां से आपको मिल जाएगा n/v1 इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय r, बिकॉज ये तो बन गया 0। तो यहां से v1 की वैल्यू आपको मिल जाती है n टाइम्स r डिवाइडेड बाय n-1। तो ये v1 आपको यहां पे मिल जाता है, यानी कि पहली इमेज जो है वो यहां पर बनेगी। और भी इसको मैं ब्रेक डाउन करूं सिंपल टर्म्स में कि लाइट रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर आकर मिलती है, लाइट रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर आकर मिलती है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, v1 के बराबर है, v1 के बराबर है। देख सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से हमेशा ज्यादा होता है। इसमें से माइनस करेंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है और ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट साइड में इमेज बन रही है, बननी भी चाहिए। अब यहां से जो लाइट निकलती है ये इस वाली बाउंड्री पर आकर गिर रही है। इस बाउंड्री को क्या लग रहा है कि लाइट यहां से निकल रही है, इसका मतलब इसके रिफ्रैक्शन के लिए हमें इसको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का काम करने वाली है। ठीक, तो ये डिस्टेंस निकाल भी सकते हैं, u2 की वैल्यू कितनी होगी, मुझे पूरा डिस्टेंस पता है 2r है, ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे u2 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। u2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2r माइनस v1 विच इज nr अपॉन n-1। तो यहाँ से r को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2n माइनस 2 माइनस n डिवाइडेड बाय n-1। तो आपको मिलेगा r इंटू n-2 डिवाइडेड बाय n-1। तो ये u2 की वैल्यू आपको मिल जाती है, मैग्नीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद यहां जा रही है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और कहां से आ रही है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और आकर मिल रही है सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, सेंटर से 2r डिस्टेंस पर ये आकर मिल रही है। इसका मतलब यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इसका r के बराबर। समझ गए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी, तभी तो सेंटर से यहां की डिस्टेंस 2r होगी। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि 2r डिस्टेंस पर आकर ये मिल रही है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि n2/v विच इज u2 माइनस में, तो याद है आपके पास माइनस ऑफ, नहीं लास्ट में तो v आता है, तो आएगा प्लस r n2/v माइनस n1/u विच इज r n-2 अपॉन n-1, और ये माइनस में आएगा बिकॉज लेफ्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। r को आपको लिखना होगा नेगेटिव में -r। अब हमें ये एक्सप्रेशन करना है सॉल्व।
क्या कर सकते हैं इसमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो इस माइनस को एब्जॉर्ब करवा लीजिए, इस माइनस को यहाँ एब्जॉर्ब करवा लीजिए, तो मिलेगा 1/r और यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस में n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ दीजिए n माइनस 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाता है और इधर इसे जो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर, सो माइनस 2 प्लस n स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, n माइनस 2 n माइनस 1 यहाँ, सो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 आपको यहाँ से मिल जाता है। n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, 3n को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, सो 3n इज इक्वल टू 4 और यहाँ से n की वैल्यू मिल जाती है आपको 4/3 के बराबर। सो 4/3 आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा 4/3, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब इस सवाल में गलती कहाँ हो सकती है, गलती हो सकती है यहाँ पे, यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोग जो है उल्टा कर देते हैं, बिकॉज उनको यही याद है कि n2 जो है ग्लास का मीडियम होता है, n1 जो है वो एयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट जो लाइन है रिफ्रैक्ट होकर जा रही है वहां का होता है n2, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई है वो होता है n1। तो यहाँ पे कोई गलती ना करें, साइन कन्वेंशन सही से लें तो आपका आंसर सही आएगा। चांसेस काफी कम है लेकिन आ भी सकता है, आपको हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए, सॉल्व ना हो, आप सिर्फ इमेजिनरी रूट आने लग जाए। सवाल मैं कहूंगा अच्छा है, जेईई मेन के लायक है, बिल्कुल आ सकता है जेईई मेन में ऐसे सवाल, तो इसको आप कह सकते हैं कि इट्स 4 आउट ऑफ 5 बिकॉज यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन करवाने थे और हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइट रे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, और 2r डिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस r है। आगे चलते हैं, इसके बाद सवाल में दिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशंस y1 is equals to 8 cos omega t, y1 is equals to 8 cos omega t, y2 is equals to 4 cos omega t plus pi by 2, y3 is equals to 2 cos omega t plus pi, and y4 is equals to cos omega t plus 3 pi by 2 are superimposed on one another. The resulting amplitude and phase are respectively. तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये जो SHMs हो रहे हैं इनका सुपरपोजिशन आप बताइए कितना होगा। हम जानते हैं सुपरपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, y is equals to y1 plus y2 plus y3 plus y4। इन सब चारों इक्वेशंस को यदि आप जोड़ देंगे तो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन मिल जाने वाली है। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है करने का, हमारे पास एक फेजर अलजेब्रा जो है नाम का एक छोटा सा मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट है, उससे हमें इसे सॉल्व करना होगा फेजर की सहायता से। तो हम जानते हैं कि कॉस ओमेगा टी जो है, कॉस ओमेगा टी वो है आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि आप एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए, इसको रेफरेंस लाइन कहा जाएगा, और यहाँ पे जितना एम्पलीट्यूड इसका है तो 8 अमाउंट ऑफ लेंथ का आप एक वेक्टर बना सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि एक वेक्टर की लेंथ है इतनी। कॉस ओमेगा टी आप समझिए, कॉस में जब इक्वेशन है तो यहां से स्टार्ट होगा मेजर करना है, और यदि साइन में इक्वेशंस लिखी होती हैं तो यहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी के साथ क्या लिखा है 0, तो मैं वर्टिकल लाइन पे एक एरो बना दूंगा 8 लेंथ का। यहाँ पे देखिए लिखा है 4 लेंथ का एरो बनाना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी के साथ जो लिखा है 90, यानी कि यहां से 90 डिग्री बनाते हुए आपको एक एरो बनाना है जिसका लेंथ है 4। उसके बाद लिखा है 2 cos ओमेगा टी प्लस पाई, तो वर्टिकल लाइन से पाई एंगल बनाते हुए 180 डिग्री एंगल बनाते हुए 2 लेंथ का एक वेक्टर बनाना है। एक मैंने 2 लेंथ का एक वेक्टर बना दिया। उसके बाद हमें 3 पाई बाई 2 एंगल बनाते हुए एक वेक्टर बनाना है जिसका एक एरो बनाना है जिसका लेंथ 1 के बराबर है, तो यहाँ मैंने एक और एरो बना दिया। अब इन चारों जो एरो हैं इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। देखिए 4 इधर है, 1 इधर है, तो नेट कितना आ जाएगा आपके पास 3, और 8 ऊपर है, 2 नीचे है, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो इनका यदि रिजल्टेंट आप निकालना चाहें तो आपको ए रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, बिकॉज हम एम्पलीट्यूड्स को ही तो जोड़ रहे हैं, तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा 6 और 3 का रिजल्टेंट, दोनों परपेंडिकुलर है, तो 36 9 45, तो √45 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में चेक करें तो √45 इसमें और इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए। अब हमें चेक करना है कि ये जो फेज एंगल है वो tan इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1/3 है, यानी कि इस रेफरेंस से ये जो एंगल है ये फाई, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपली tan फाई की जो वैल्यू है
वो कितना था आपके पास, दिस अपॉन दिस, ये कितना है 3, ये कितना है 6, सो इट्स 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सो tan phi इज इक्वल टू 1/2, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये हमारे नेट जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एंगल है इस रेफरेंस लाइन से phi। हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 के बराबर। सवाल को कठिनाई से नापें तो ये कह सकते हैं कि आप दिस इज 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 सवाल है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया है कि स्क्रू गेज में 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू कॉज इट टू मूव अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे आप निकाल सकते हैं पिच। पिच का मतलब होता है कि एक रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारा मेन स्केल। तो यहां आप देखें तो 0.25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5, आप तो यहां पे आपको मिलेगा 0.05 सेंटीमीटर के बराबर। इसको लिख सकते हैं मिलीमीटर में 0.5 मिलीमीटर। आगे दिया है कि देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो यहां से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो इट्स 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.005 आपको यहां मिल जाएगा मिलीमीटर में लीस्ट काउंट। अब दिया है कि द थिकनेस ऑफ वायर मेजर्ड बाय दिस स्क्रू गेज गिव्स अ रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन। Assuming negligible zero error, find the value of thickness in the millimeter of the wire। तो आप देखिए रीडिंग यदि आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे कि मेन स्केल का रीडिंग कितना है, 4 डिवीजन के बराबर। तो 4 इंटू पिच विच इज 0.5 मिलीमीटर प्लस कितने डिवीजन अलाइन हो रहे हैं जीरो के साथ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से विच इज 0.005 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि 4 पंजे 20 2 मिलीमीटर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 3 पंजे 15 150 1 2 3 0.150। तो आपको आंसर मिलेगा 2.15 मिलीमीटर के बराबर। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर यहाँ लिखा है वो गलत है, 2.15 इसका आंसर होगा। ओके, तो इस सवाल को यदि दिया जाए डिफिकल्टी लेवल, तो यदि स्क्रू गेज नहीं आता है समझ में तो ऑफ कोर्स ये 5 से भी पार चला जाएगा। लेकिन यदि स्क्रू गेज आपको थ्योरी आती है तब इसका डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लगाया जाए तो ये एक बहुत ही साधारण सवाल है, बिकॉज ना इसमें कोई एरर की कैलकुलेशन करवा रहे हैं, ना इसमें कोई जीरो एरर दिया है। ठीक है, तो इसको आप 2 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं यदि आपने सीख लिया स्क्रू गेज कैसे काम करता है, जो हम वीडियो बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है लाने वाले हैं। तो आपको ये 2 डिफिकल्टी लेवल का लगेगा ये वाला जो सवाल है।